मकामी एजेंट मतलब सरदार जरिया भान? मैंने तजस्सुस से पूछा तो वो बोले, हाँ वही, उसने ये जिम्मेदारी ली है। इसे हमने अपनी हिफाजत में ले लिया है। उससे बहुत कुछ मालूम हुआ है। ये ग्रुप के पीछे 3 मजीद ग्रुप थे और उन्होंने हमला करना था, सब कुछ खत्म करने के लिए, यहाँ से लोगों को कैद करने के लिए, ताकि बाद में ये देख सकें तुम कहाँ पर हो। ये इनकी गलती थी या उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था कि उन्होंने जालंधर में फार्म हाउस पर हमला कर दिया जिसमें वनीता जख्मी हो गई। हाँ, तुम्हारे वहां शवाहिद मिले तो ये हैरत और उसकी बाज़गश्त मुझ तक पहुंच गई। हमारे ज़राए ने यहाँ पर हमले के बारे में पूरा प्लान बता दिया तो बचत हो गई, वरना वो अपना काम कर चुके थे। खैर, क्या तुम वहां पर गए थे? कैसे? उन्हें धोखा हुआ है, ये उनकी कोई कार्रवाई होगी। मैं कर्नल सरफराज के सामने बिल्कुल पहलू बचा गया। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखते रहे, फिर बोले, खैर, अब तक की शवाहिद जो हमें मिले हैं उनसे यही अंदाजा है कि ये भारतीय और यहूदी गठजोड़ है। सिर्फ तस्दीक बाकी है। मुझे लगता है कि इसकी जड़ें बहुत दूर तक जाएंगी। हमें करना क्या है? मैंने पूछा। ना सिर्फ इनका मुकाबला करना है बल्कि खुद को महफूज भी करना है। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ तक आया हूँ कि तुम तैयार रहो। अभी चंद दिन। मैं तैयार हूँ, मैंने फौरन कहा। देखो, अगर तुम चंद दिन या जब तक तुम चाहो इस गेम से दूर रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लंदन जाने का बंदोबस्त कर देता हूँ, कनाडा या यहाँ भी तुम चाहो। तुम्हें महफूज करने के बाद हम। वो कह रहे थे कि मैंने तेजी से उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बीवी मेरी राह में हायल नहीं है, बल्कि वो मेरे शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार है। ये अच्छी बात है, उन्होंने खुश होते हुए कहा। फिर लम्हा भर रुक कर बोले, ये नूर नगर अब एक मरकज होगा। इसकी सिक्योरिटी कैसे और किस हद तक होगी ये तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। यहाँ से तुमने इस टास्क को पूरा करना है, ये तुम्हारे जिम्मे है। उन्होंने गहरी संजीदगी से कहा, ठीक है, मैं इसे देखता हूँ। मैंने बिला तामुल इस टास्क को कबूल कर लिया। वो चंद लम्हे बैठे कुछ सोचते रहे, फिर उठते हुए बोले, अच्छा मैं चलता हूँ, बाकी बातें फिर होती रहेंगी। मेरी तरफ से सोनी को मुबारकबाद दे देना। आप बैठे, कम से कम नाश्ता तो करते जाएं। मैंने कहा तो वो हंसते हुए बोले, वो पता नहीं कहाँ नसीब होगा। अल्लाह हाफिज। ये कहते हुए वो बाहर की जानिब चल दिए। मैं उनके साथ पोर्च तक गया जहां उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी। अगले चंद मिनट में उनकी गाड़ी गेट पार कर गई थी। इस वक्त सूरज निकल रहा था। जब बड़े मैदान में देगे पकना शुरू हो गईं, चौधरी इशफाक ने यही सोचा था कि बजाय पूरे इलाके को यहाँ बुलाने के, इलाके ही के घर, गांव और बस्ती तक खाना पहुंचाया जाए, यहाँ तक कि हर घर में खाना पहुंच जाए। नया पैराग्राफ। जसपाल सिंह अपने कमरे में पड़ा सो रहा था। सुबह के आसार वाज़िया हो चुके थे। ऐसे में उसका सेल फोन बज उठा। दूसरी रिंग पर उसकी आंख खुल गई और तीसरी पर उसने फोन साइड टेबल से उठा लिया। वो अरविंद सिंह की कॉल थी। हाँ बोल अरविंद, उसने हमार अदुल लहजे में कहा। तुम आज ही कनाडा के लिए निकल आओ, तुम्हारे लिए भारत में खतरा है, उसने बताया। मतलब कैसा खतरा? वो उठकर बैठ गया। मैंने नौतन कवर को भी अभी बताया है। कुछ देर बाद उन पर एक बड़ा छापा पड़ने वाला है। भारतीय एजेंसी राव उन्हें गिरफ्तार करने वाली है। जाहिर है वो तुम तक भी पहुंचेंगे या पहुंच जाने वाले होंगे, उसने बताया। अगर वो पकड़ने वाले हैं तो वो मुझे फ्लाई भी नहीं करने देंगे, एयरपोर्ट पर ही धर लेंगे, जसपाल ने सोचते हुए कहा। अब वहां से कैसे निकलना है ये सोचा जा सकता है, लेकिन अब निकलना है, कोई रास्ता नहीं है। जमाल पर हमला हुआ है, उसने हमलावरों को घर लिया है। वो शक उनका दूर हो गया है कि जमाल भारत में है, उसने बताया। अब ये होगा कैसे निकलूंगा, उसे सोचते हुए लहजे में कहा। अब ये मकामी हालात को देखो, क्या करना है वही करो जो फौरी तौर पर हो सकता है, उसने भी ना समझ आने वाले अंदाज में कहा। वो लोग कहाँ जाएंगे? मतलब बलदेव सिंह वगैरह, उसने पूछा। वो रात के निकल गए हैं, उनके पास ऐसे ही किसी वक्त के लिए थाईलैंड जाने का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ बस नौतन कुंवर है, उसने बताया। तो फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं ये चंद दिन रतनदीप सिंह की हवेली में गुजारूंगा, फिर देखते हैं, जसपाल सिंह ने कहा और बेड से उठ गया। ओके, जैसे तुम मुनासिब समझो, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। जसपाल सिंह ने तेजी से अलमारी खोली और अपना बैग उठाया, कार की चाबी ली और नीचे ड्राइंग रूम में आया। वहां कोई नहीं था। वो हरप्रीत कुंवर के कमरे की तरफ चला गया। दरवाजा खुला हुआ था। सामने बेड पर वो सोई हुई थी।
वो उसके करीब गया और उसे उठाना चाहा, लेकिन रुक गया। वो उसे देखने लगा। सोते हुए वो कितनी मासूम लग रही थी। भारी पलकें, तीखी चितवन नाक, होंठ और सर। और तब तभी एकदम उसे हालात की नजाकत का एहसास हुआ तो उसने होले से उसका बाजू हिलाया। उसे फौरन ही आंखें खोल दी। उसे यूं अपने सामने खड़े पाकर वो हैरत से बोली, जस्सी, हैर तो है ना? नहीं, हैर नहीं है। उसे तेजी से कहा, क्यों, क्या हुआ? वो बोली, मुझे फौरी तौर पर यहां से निकलना है। उसे जवाब दिया, तो फिर? वो कहते हुए रुक गई। मैं निकल रहा हूं, जहां भी पहुंचा तुम्हें बता दूंगा। मेरा शाम तक पता न चले तो समझो राह के हत्थे चढ़ गया हूं, फिर जो हो सके। ये कहते हुए धीरे से पलटने लगा तो हरप्रीत उसे उदासी भरी नजरों से देखने लगी। उसे मजीद नहीं देखा और बाहर निकलता चला गया। वो सुल्तानपुरा रोड पाकर सुखिया नंगालल से होता होता हुआ दराय सुतलत पे पहुंचा। वहां से सीधा मंडी गोइंदवाल जा पहुंचा। यही रोड सीधा लेकर उस वक्त वो तरन तारन के करीब पहुंचा। जब सूरज नमूदार हो गया था, उसका जी चाह रहा था कि करीबी कहीं से नाश्ता ले। उसे सख्त भूख लगी थी। शहर से बाहर ही ढाबे पर उसने कार रोक दी। वहां काफी सारे लोग खुले में धरी चारपाई पर ही बैठे खा पी रहे थे। वो भी उनमें जाकर बैठ गया। उसे नाश्ते का ऑर्डर किया और हरप्रीत को फोन कर दिया। सुनाओ, कोई खैर खबर? और तो कुछ नहीं। अनुजीत वीर के पास सुबह से चंद लोग बैठे हुए हैं, मुमकिन है वो वहीं हो। उसने बताया तो जसपाल ने तेजी से कहा, कोई पता नहीं चला? अभी तक तो नहीं। वो वहां से उठकर अभी आया ही नहीं। उसने बताया तो उसने कहा, अच्छा चलो, जैसे ही कुछ पता चले मुझे बताना, बल्कि अनुजीत से ही कहना कि मुझे कॉल कर ले। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। वो चारपाई पर कमर सीधी करने को लेट गया। कुछ देर के बाद नाश्ता आ गया। वो बड़े सुकून से खा पी रहा था कि अनुजीत का फोन आ गया। अच्छा हुआ तो निकल गया। वो लोग तेरे ही लिए आए थे। असेंबली मेंबर होने की वजह से वो घर पर सीधे छापा नहीं मार सके। मैं तो समझा था कि तू अब तक घर में है। फिर क्या हुआ? जसपाल ने तेजी से पूछा। ये तो मुझे हरप्रीत ने फोन करके बताया तो मुझे पता चला। मैंने खुद इन्हें ऑफर की कि वो पूरा घर देख लें। वो कल कुछ देर के लिए आए थे, फिर कहीं चले गए हैं। अनुजीत ने बताया तो जसपाल ने कहा, मगर वो नहीं माने होंगे। अब मुझे नहीं पता, घर की तलाशी तो नहीं ली उन्होंने, लेकिन चले गए हैं। उसने कहा, बस ठीक है। जसपाल ने कहा। तभी उसकी निगाह कार पर पड़ी। कार की ओट में खड़े 3 आदमी थे। वो वहां पर काम करने वाले एक लड़के से कुछ पूछ रहे थे। वो मुसलसल नाम ही सर हिला रहा था। जसपाल फौरन समझ गया कि लोग इस तक पहुंच गए हैं। वो बज़ाहिर सुकून से उठा और हाथ धोने वाले बेसिन की जानिब बढ़ा। वो लड़के उसके पास पहुंच चुके थे जिसने ऑर्डर सर्व किया था। उसी लम्हे जसपाल ने अपनी कमर के साथ बंधे हुए पिस्टल को महसूस किया और तेजी के साथ ढाबे की दूसरी जानिब चला गया। वो वहां से निकलने ही वाला था कि उसे अपने पीछे भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। वो लोग उसकी तरफ तेजी से आ रहे थे। जसपाल के पास भागने का वक्त नहीं था और ना ही वो पिस्टल निकाल पाया कि वो उस पर झपट पड़े। इसमें कोई शक नहीं था कि वो तरबियत याफ्ता थे। वो दोनों के काबू में आ चुका था। उन्होंने इसे बाजू से पकड़ा था। तभी उसने पूरी कुव्वत से जमीन पर बैठते हुए झटका दिया। उनकी गिरफ्त ढीली हुई तो वो कलाबाजी खाने वाले अंदाज में जमीन पर लौट गया। अगले ही लम्हे वो उनकी गिरफ्त से आजाद था। तभी वो उसकी तरफ बढ़े तो जसपाल उनकी तरफ बढ़ आया। उन्हें अपने अंदाजे की गलती का एहसास तब हुआ जब जसपाल ने अपनी कोहनियां दोनों के सीनों पर मारी। वो एकदम से इकट्ठे ही झुक गए थे। जिस तरह कोहनियां नीचे झुक गईं, उसी तरह उसने मुठियां भेजकर उनके मुंह पर पंच मारे। अगरचे वो इतने जोर से नहीं पड़े थे, लेकिन उसी लम्हे जसपाल उल्टे कदमों पीछे हटा और वहां से भाग खड़ा हुआ। ओट में होने की वजह से वहां पर बैठे हुए लोगों को अभी तक पता ही नहीं चला। वो भागता हुआ वहां से पार्क की ही गाड़ियों के ओट में चला गया। तब उसके पीछे से फायर हुआ। जसपाल छुप चुका था। उसने अपना पिस्टल निकाल लिया, लेकिन उसे फायर करने की गलती नहीं की। वहां ढाबे पर एक हलचल सी मच गई थी। अचानक तीसरी तरफ से भी फायर हुआ तो जसपाल चौकन्ना हो गया। वो सोच रहा था कि इस सूरत हाल से कैसे निकला जाए। सामने सड़क रवा दवा थी। उसके सामने ढाबा था। उसके दाएं और बाएं जानिब खाली जगह थी। ढाबे से काफी पीछे फसलें थी। सड़क पर उसके लिए किसी गाड़ी से क्या रुकना था। तब तक उस तक वो लोग पहुंच जाते।
ढाबे के पीछे फसलों तक जाया जा सकता था, लेकिन ये काफी रिस्क वाली बात थी। लेकिन वहां से बच जाने के काफी चांस थे। अगर मुकाबला करने की भी कोई सूरत बनती तो वहां हो सकता था। वो ये सोच ही रहा था और तेजी से इधर उधर देख रहा था कि अचानक उसके दाएं जानिब एक ट्रक स्टार्ट हुआ। उसने उछलकर देखा, वो हाली था। बिलाशुबा वो वहां की फायरिंग से डरकर निकल रहा था। जसपाल ने आओ देखा न ताओ भाग कर उसमें जा बैठा। उस ट्रक वाले ने भी काफी तेजी दिखाई। अगले चंद मिनटों में वो सड़क पर था। वो ट्रक भागा चला जा रहा था। जसपाल के लिए ये गनीमत था कि उसके पास जो फोन था वो उसी खुशीसी नोयत का था। उसने फौरन ही नौतन कवर को फोन किया और राब्ता होते ही उसने अपनी सूरत हाल के बारे में बता दिया। तुम ऐसे करो, जहां भी तुम रुको कोशिश करो कि तरन तारन में बस कहीं रुको, बल्कि यही रुक जाओ। उसने उलझते हुए कहा। मैं तो रुक जाऊंगा जहां मुझे छलांग न लगानी पड़े। जसपाल ने कहा, इसके बाद मुझे कॉल करके बताना कि कहां पर खड़े हो, मतलब लोकेशन मैं संभाल लूंगी। उसने कहा तो जसपाल ने फोन बंद कर दिया। वो ट्रक के अंदर ही लेटा रहा, यहां तक कि शहर के आसार दिखाई देने लगे। कुछ देर बाद ही वो शहर में दाखिल हो गए। तरन तारन बाईपास क्रॉस करते ही जरा आगे जाकर रेलवे फाटक आता था। ट्रक वहां रुक गया। वो इंतहाई तेजी से कूद गया। उसे चारों तरफ देखा, फिर जरा आगे बढ़कर उसने नौतन कुंवर को फोन कर दिया। उसे अपनी लोकेशन बताई। तभी उसने रहनुमाई करते हुए कहा कि 20 से दाएं जानब, कि वहां से दाएं जानब रेलवे स्टेशन है, उसके पास पहुंचो, वहां से तुम्हें ले लेंगे। उसने एक नंबर भी भेज देने को कहा जिस पर राब्ता करना था। वो दाएं जानब नीचे उतरकर रेलवे स्टेशन की जानब चल पड़ा। वो भी 100 कदम भी नहीं चला था कि उसका सेल फोन बज उठा। एक भारी आवाज वाले ने उसे पूछा कि वो कहाँ है। 10 मिनट नहीं गुजरे होंगे कि वो भी स्टेशन तक भी नहीं पहुंचा था कि उसका फोन दोबारा बजा। वो लोग इसे रेलवे ट्रैक के साथ साथ चलने वाले ट्रैक की जानब बुला रहे थे। वो उसी तरफ चला गया। उसे एक चमचमाती कार दिखाई दी। फोन पर राब्ते की वजह से वो जैसे ही कार के करीब पहुंचा, पिछला दरवाजा खोल दिया गया। वो आराम से इसमें पिछली नशिस्त पर बैठ गया। उसके बैठते ही वो कार चल दी। कार में ड्राइवर के अलावा एक ही आदमी था जो इसके साथ ही पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। वो क्लीन शेव था और उसने स्याह चश्मा लगाया हुआ था। जसपाल सिंह के बैठते ही वो नरम से लहजे में बोला, जसपाल सिंह जी, कुछ देर आराम करना चाहेंगे या हमें बताएं कि कहाँ जाना है? देखो, मैं तुम लोगों की स्वाबेदीद पर हूँ, जो चाहे और जैसा चाहे। उसने गोल मोल सा जवाब दिया। मेरी अभी नौतन कुंवर से बात हुई है, कह रही थी कि अभी मैं तुम्हें इधर ही रखूं, शांति होते ही कुछ सोचना होगा। उसने दोबारा उसी लहजे में कहा, ठीक है। उसने सर हिलाते हुए कहा और ड्राइवर ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ आगे जाकर शहर की तरफ मुड़ गए। वहां से मुस्लिम मोड़ मुड़ते हुए प्रताप सिनेमा के पास आकर रुक गए। लो जी भाई जी, आप यहाँ उतर जाएं। वो सामने अड्डा बाजार है। उस गली के नुक्कड़ पर एक बंदा बैठा हुआ है। उसने केसरी पग और नीली शर्ट पहनी हुई है। वो खुद ही पहचान लेगा। आ जाओ इधर, उसने कहा तो जसपाल ने एक लम्हा भी तामल ना करते हुए दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। उसे पलट कर भी ना देखा। अड्डा बाजार में दाखिल होते ही दाएं जानब फलों की दुकान के बाहर बेंच पर एक जवान साला लड़का बैठा हुआ था। वो जैसे उसी के इंतजार में ही था। वो तेजी से उठा और उसके सामने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, सत श्री अकाल सरदार जसपाल सिंह जी, सत श्री अकाल। मुझे निक्का सिंह कहते हैं। आए पहले गुरु तरन तारन सिंह जी महाराज के गुरुद्वारे चलें, फिर बाकी बातें फिर कर लेते हैं। उसने एक जानब इशारा करते हुए कहा तो उसने कदम बढ़ा दिए। गुरुद्वारा तरन तारन जी हादसा बड़ा और हरमंदर साहब की तर्ज पर बनाया हुआ था। उसका सरूर बहुत बुरा था। उसका सरदर बहुत बड़ा था। एक तरफ बड़ा सारा मीनार था। उन्होंने जाते ही माथा टेका, फिर कुछ देर वहीं रहने के बाद बरामदे में आ गए। निक्का सिंह जी, लंगर खाने चलो, बड़ी भूख लगी है। जसपाल ने बेतकल्फाना अंदाज में कहा तो वो तेजी से बोला, आओ जी आओ। वो दोनों लंगर खाने की जाने बढ़ गए। वो प्रसादे शक के वापस बरामदे में आ गए थे। जसपाल का ख्याल था कि यहाँ बैठकर निक्का सिंह से बातें करेगा। इससे पहले कि वो कुछ सवाल करता, निक्का सिंह खुद ही बोला, पहले घर चलते हैं जी, फिर वही बातें होंगी। आप इधर आराम भी कर लेना। ठीक है, जसपाल ने कहा तो वो दोनों गुरुद्वारे से बाहर निकलते चले गए। वो दोनों पैदल चलते हुए मगरबी जानिब नया बाजार से जरा आगे एक 2 मंजिला मकान के सामने रुके।
वो मकान क्या था? पुराने जमाने की हवेली थी, घेरवें और सफेद रंग से सजी, अच्छी लग रही थी। वो छोटी ड्योढ़ी पार करके जब अंदर गए तो सहन में काफी फासले पर 2-3 मर्द और औरतें बैठे हुए थे। वो एक लम्हा को रुक कर उनकी तरफ मतवज्जा हुए, फिर अपनी बातों में मशगूल हो गए। निक्का सिंह उसे लिए दूसरी मंजिल पर आ गया। बावजूद हवेली पुरानी होने के वहां पर एयर कंडीशन से उसे अंदाजा लगा लिया कि वहां जदीद सहूलतें मुयस्सर हैं। बिल्कुल सामने के कमरे में, जिसके साथ छत पर सीढ़ियां जा रही थी, निक्का सिंह ने वो दरवाजा धकेला और अंदर चला गया। सामने फर्श पर नौतन कुंवर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने स्लीवलेस शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे। कमरा ठंडा हो रहा था। वो जाते ही गद्दे पर लेट गया। निक्का सिंह वापस चला गया। मुझे उम्मीद थी कि तुम यहां पर ही होगी, जसपाल ने तवील सांस भरते हुए कहा। आखिर मैं भी तो तुम लोगों के साथ ही हूं। क्या वो मुझे छोड़ देते? पूरे अमृतसर में वो कुत्तों की तरह हमारी बू सूंघते फिर रहे हैं, उसने कहा और सरहाने पर कोहनी रखकर नीम दराज हो गई। ये अचानक हो कैसे गया? जसपाल ने पूछा। ये अचानक नहीं जसपाल, वो कम से कम 2-3 माह से हमारे पीछे है। वो रमेश वर्मा का, डेविड रॉबिन्स का कत्ल नहीं भूल पाए। उनका बहुत बड़ा प्लान हमने खत्म किया। उसे दुनिया के सामने लेकर आए। उनके मुकाबले में तैयार होने वाली कुव्वत को वक्त मिल गया। नौतन कुंवर ने बड़े सुकून से उसे बताया तो उसने पूछा, मुझे भी यही लगता है। खैर, अब करना क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ इंतजार। वो सामने फ्रिज है, जो दिल करता है खाओ और सो जाओ। शाम तक कोई सूरत हाल वाज़िया हो जाएगी, नौतन कुंवर ने कहा और सीधी होकर यूं लेट गई जैसे वो बात नहीं करना चाहती हो। जसपाल उठा, उसने फ्रिज में से पानी पिया और सोने के लिए लेट गया। उसे अभी ओगी पिंड फोन करना था। उसने जगह बताए बगैर अपने महफूज होने के बारे में बता दिया। नया पैराग्राफ। पूरे इलाके में खाना पहुंचाने की जिम्मा चौधरी इशफाक ने लिया था। दोपहर तक ये सिलसिला चलता रहा। मुझे कोई काम नहीं था सिवाय इसके कि मैं यही सोचूं कि अब आगे क्या करना है। अगर कर्नल सरफराज खुद न आए होते तो शायद मैं इसमें इतनी दिलचस्पी न लेता। ये मामला गंभीर था, इसीलिए वो खुद चल कर आए। दोपहर के बाद मैंने चौधरी इशफाक को बताया कि मैं मुसाफिर शाह के थड़े पर जाना चाहता हूँ। वो मसरूफ था, लिहाजा मैं अकेला ही उस तरफ कार लेकर निकल गया। मैं मुसाफिर शाह पहुंचा तो वहां खामोशी छाई थी। मुझे लगा जैसे वहां पर फरीद भी नहीं है। मेरी कार रोकी और नीचे उतर आया। कमरों के पास कोई भी नहीं था। दरख्तों के नीचे चारपाई पड़ी हुई थी। मैं उस पर जाकर लेट गया। दूर दूर तक खो का आलम था। मैं वहां काफी देर वहां बैठा रहा। अचानक मेरी आंखें बंद होने लगी, जैसे मुझ पर गनूदगी छा रही हो। मैं अपनी कैफियत को अच्छी तरह समझ रहा था, इसलिए खुद को इस गनूदगी के सुपुर्द कर दिया। कुछ लम्हों के बाद अंधेरा फैल गया। इस अंधेरे में एक मंजर उभर आया। मुझे लगा मैं हवाई जहाज में बैठा हुआ हूँ। मेरी दाएं तरफ खिड़की है। मैं अपनी सीट पर बैठा बाहर झांक रहा हूँ। बाहर दूर तहद्दे निगाह नीला आसमान है। सफेद बादल नीचे कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं। धूप फैली हुई है। दिन खूब चमक रहा है, लेकिन सूरज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक जहाज यूं डोलने लगा जैसे उसे खुद पर काबू न रहा हो। वो इंतहाई सूरत के साथ जमीन की तरफ जाने लगा। मेरे इर्द गिर्द चीहो पुकार मच गई। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि ये जहाज नीचे क्यों जा रहा है? इसे नहीं जाना चाहिए। लेकिन हकीकत ये थी कि जहाज नीचे जा रहा था। मुझे ये कतन खौफ नहीं था कि मैं मारा जाऊंगा, बस जहाज गिरने का दुख हो रहा था। हवा के दोष पर जैसे ही वो जमीन के करीब आया तो मुझे दरख्तों के पत्ते खिड़की पर दिखाई दिए। सरसब्ज शादाब दरख्तों के पत्ते। मुझे लगा जहाज जंगल में गिरा है, लेकिन अगले ही लम्हे खिड़की के बाहर नीला रंग छा गया। वैसा ही नीला रंग जैसे पानी का होता है। मुझे समझ आ गया कि जहाज किसी समुद्र में गिरा है और डूबता ही चला जा रहा है। जैसे जैसे जहाज नीचे जा रहा था, जहाज घुलता चला गया, यहां तक कि उसका वजूद बिल्कुल खत्म हो गया। मैं खुले समुद्र में आन पड़ा। उस वक्त मुझे दबाव महसूस होने लगा, लेकिन मैं ऊपर की जानिब उठता चला गया। यहां तक कि जब मैंने पानी की सतह पर आकर सर निकाला तो एक छोटी सी नहर थी। मेरे इर्द गिर्द लोग खौफ से चीख रहे थे। मैं जल्दी से बाहर निकला और लोगों का हाथ पकड़ पकड़ कर उन्हें बाहर निकालने लगा। जो भी निकलता वो किनारे पर लेट जाता, यहां तक कि कोई आदमी नहीं रहा। सूरज की तपिश बहुत बढ़ गई थी। मैंने चाहा कि सबको किनारे पर ले जाऊं। मैं ये सोच ही रहा था
کہ आंधी की जैसी हवा चली। वो मुझे उड़ाकर एक बड़े सारे मैदान में ले गई। मैंने जब सर उठा के देखा, मेरे सामने मोहब्बतनुमा एक इमारत थी। वो किस मजहब के लोगों का इबादतखाना था ये मुझे नहीं पता था। बस मुझे लगा कि ये किसी का मोहब्बतखाना है। लकड़ी से बना हुआ था। उस पर दीगर रंगों के अलावा सुर्ख रंग हावी था। मैं जैसे ट्रांस में आ गया। मैं आगे बढ़ता गया। फिर वो मुझे हवा उसी तरफ धकेलने लगी, यहां तक कि मैं इस इबादतखाने के कॉरिडोर में जा पहुंचा। मैंने जैसे ही वहां कदम रखे, एकदम से सूरज की रोशनी थरथराने लगी, गड़गड़ाहट हुई। दिन में बिजली चमकी और शोर होने लगा। अंदर से तेज आवाजें आने लगी। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे इबादतखाना फट जाएगा। मेरे कदम उखड़ने लगे। मैं मजबूती से खड़ा रहा, तभी वहां सुकून होने लगा। उसके साथ ही मेरी कैफियत बदलने लगी। मेरी आंख खुल गई। मेरे चारों ओर सन्नाटा था। मुझे वो ख्वाब पूरी तरह याद था। इसमें देखी जाने वाली हर शय याद थी। फितरी तौर पर मैं इसे समझना चाहता था, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे एहसास था कि दिमाग खपाने का कोई फायदा नहीं। वक्त और हालात सारी बात खुद समझा देंगे। मैंने सर उठा के सामने देखा तो फरीद खड़ा दिखाई दिया और उसके पास एक लंबे कद का उधेड़ उम्र दरवेश खड़ा था। बारी भरकम वजूद, स्याह शलवार कमीज, पाँव में खड़ावे, लंबे लंबे गैसू, तराशी हुई खूबसूरत दाढ़ी, भारी मूंछे, सर पर दरवेशी वाली टोपी, कांधे पर सफेद चादर और गले में मोंगी रंग का कैंठा पहना हुआ। मैंने उसकी तरफ देखा तो फरीद कहने लगा, आप यहाँ लेटे हुए सो रहे थे कि ये बाबा यहाँ आ गया, आपसे मिलना चाहता था। मैंने रोक लिया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। इससे पहले कि मैं पूछता कि तुम कौन हो, उसने अपने कांधे से सफेद चादर उतारी और उसे बिछाने के अंदाज में फैला दिया। तभी उस सफेद चादर में मुझे रोही वाले बाबा जी का चेहरा दिखाई दिया, यूं जैसे पर्दा स्क्रीन पर फिल्म चल रही हो। वो चादर चंद लम्हे ही तनी थी, फिर उसने वो चादर लपेटकर अपने कांधे पर रख ली। अब मुझे उससे पूछने की जरूरत नहीं थी कि वो कौन है। तब मैं खड़ा हो गया और दोनों हाथों से मुसाफा करते हुए उसे चारपाई पर बैठने का इशारा किया। वो बैठ गया। मैंने उससे कोई बात नहीं की। फरीद से पूछा, खाना आया है तुम्हारे पास? जी, वाफर मिकदार में, ताकि यहाँ आने वाला कोई मुसाफिर भी खा सके। उसे तेजी से कहा, तो लाओ फिर यार, हम खाएं, हम भी मुसाफिर ही हैं। मैंने कहा तो फरीद कमरों की जानिब पलट गया। तब मैंने उस दरवेश की तरफ देखा और पूछा, कैसे? रात ड्यूटी लग गई, अब पड़े हैं यहाँ। जब तक कोई नई ड्यूटी नहीं लग जाती। वो यूं बोला जैसे वो बहुत खुश है। बहुत वीराना है यहाँ। मैंने कहा, हर वीराना आबाद हो जाता है साईं, और आबादियां ही वीरानों में बदलती हैं। यह सब इंसान के अपने अमाल की वजह से ही होता है ना। उसने खुद कलामी के अंदाज में कहा, फिर खामोश हो गया। यह खामोशी उस वक्त तक रही जब तक फरीद खाना नहीं ले आया। उसने दरख्त के नीचे जमीन पर कपड़ा बिछा दिया था। हम तीनों वहां जा बैठे। खाना खाकर जब मैं चारपाई की जानिब बढ़ा तो वही दरवेश उठते हुए मेरी तरफ देखकर बोला, अब तू जा, वहां बड़े काम हैं, हमें भी तो अपनी ड्यूटी करने दो। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि खामोशी के साथ जरा दूर खड़ी कार की जानिब बढ़ गया। मुझे अब इन अनहोनियां हैरत ज़दा नहीं करती थी। दोपहर हो गई। मैं नूर नगर के रास्ते पर आ गया। न जाने क्यों मेरा दिल चाह रहा था कि एक चक्कर गांव का लगा कर आऊं, लेकिन उस दिन मुनासिब नहीं था। मैं हवेली की जानिब बढ़ गया। मैंने पोर्च में कार रोकी तो लान में मुझे पूरा टोला नजर आया। गीत, सलमान, अली नवाज, जोया, जुनेद, अकबर, महविश और फहीम एक दायरे में बैठे हुए थे। इस वक्त खुशगवार एहसास मेरे अंदर सरायत कर गया जब मैंने रुनीत और अरविंद सिंह को भी इनके साथ देखा। मैं वालहाना अंदाज में उनकी जानिब बढ़ा तो वो सभी उठकर मुझसे यूं चिमट गए जैसे क्रिकेट में किसी खिलाड़ी को आउट करने या फुटबॉल में गोल करने वाले खिलाड़ी से चिमट जाते हैं। कुछ देर तक ये जज्बा रहा। फिर बारी बारी सभी मुझसे मिले तो मैं उनके पास बैठ गया। ये तुम सब अचानक बिना बताए यहाँ? मैंने पूछा तो गीत बोली, तुम्हें यकीन होना चाहिए था कि हम ऐसे ही आते। ये कैसे समझ लिया कि अकेले के दिन शादी रचाकर बैठ जाओगे? मैंने अकेले कहाँ शादी की, सोहनी के साथ की है। मैंने कहा तो सभी हंस दिए। बस बनीता की कमी महसूस हो रही है। महविश ने कहा तो जुनेद बोला, ए मोटा दिमाग, इस खुशी के मौके पर किसी पुरानी फिल्म की जज्बाती माँ की तरह
ऐन खुशी के मौके पर ऐसे अफसरदा डायलॉग मारकर माहौल मत खराब करो। तुम तो बहुत बारीक दिमाग हो ना। महविश ने चोट की तो मैंने बीच बचाव कराते हुए कहा, ये रोनीत कुंवर और अरविंद सिंह जी कब पहुंचे हैं? आज ही। बहुत दिनों से निकलने को जी चाह रहा था, समझ ले थक गए थे। तुम्हारी शादी एक बहाना बन गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मैं समझ रहा था कि इन सब का एक ही जगह होना और यूं अचानक आ जाना किसी मकसद के बगैर नहीं था। आओ फिर अंदर चलते हैं, मैंने कहा। ऐसे नहीं, हमने अम्मा जी को बता दिया है सोनी को दोबारा दुल्हन बनाए। आज रात हल्ला गुल्ला होगा, ढोलक बजाई जाएगी, फिर खाना होगा। अगर मंजूर है तो ठीक। उन्होंने तो मान लिया है, अब तुम बताओ, जोया ने खुश होते हुए कहा तो मैं हंस दिया। यार जो मर्जी कर लेना, मगर अंदर तो चलो। मेरे कहने पर वो सभी उठकर अंदर आ गए। नया पैराग्राफ। सूरज गरूब हो चुका था। नूतन और जसपाल सिंह बाहर जाने की पूरी तरह तैयार थे। उन्हें अमृतसर पहुंचना था, लेकिन उन्हें रास्ते में पहले ही उतर जाना था। वो बहुत हद तक अपना हुलिया बदल चुके थे। उनका लिबास यूं था जैसे अक्सर गैर मुल्की भारतीयों जैसा था। उन्हें ग्रुप के साथ जाना था। उन्हें भी मालूम नहीं था ये कौन है। इस वक्त उन्हें निक्का सिंह का इंतजार था। जैसे ही वो आया वो चल पड़े। वो नया बाजार से सीधे सर्कुलर रोड तक पैदल ही चलते चले गए। जहां एक जगह वो रुक गए। कुछ ही देर के बाद एक हाईएस वैन आ गई, उसमें बैठ गए। कुछ ही देर बाद तरन तारन कहीं पीछे रह गया। वहां से अमृतसर का फासला 40 मिनट का था, लेकिन वैगन वालों ने दरबार साहब जाना था, जो वहां से तकरीबन 1 घंटे का सफर था। तकरीबन आधे घंटे के बाद वैगन गुल वाली जाने वाली जेली सड़क तक पहुंच गई। वो वहीं उतर गए। चंद कदम के बाद इन्हें एक स्याह रंग की कार दिखाई दी। वही नंबर था जो इन्हें बताया गया था। वो इसमें बिला झिझक जाकर बैठ गए। सिर्फ ड्राइवर था। उसने कुछ ही देर के बाद इन्हें डेरा भगत जी गुरुवाली से जरा सा आगे एक डेरे पर ले गया। उस डेरे के 3 हिस्से थे, सामने, दाएं और बाएं। कार दाएं जाने वाले पोर्शन में जाकर रुकी। वो उतरे तो एक नौजवान आगे बढ़ा और उन्हें लेकर अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर लाउंज में पहुंचे, लाउंज में पहुंचते ही उन्हें खुशगवार हैरत ने घेर लिया। बलदेव, सरजीत और विक्रम के साथ वचन कुंवर और किरण कंवर भी वहीं मौजूद थे। उन्हें यूं लगा जैसे पहली बार मिल रहे हो। अभी वो ये पूछ भी नहीं पाए थे कि वो यहाँ कैसे पहुंचे हैं कि वही नौजवान आया और उन्हें खाने के बारे में बता दिया कि मेज पर लग चुका है। वो सब खाने की मेज तक पहुंचे। सब बैठ गए थे कि सामने वाला दरवाजा खुला और एक बड़े 1.5 डोल वाला शख्स उसमें से बरामद हुआ और उनके करीब आकर बोला, सत श्री अकाल सबको। सभी ने उसके जवाब में फतह बुलाई तो वे कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मैं चन्नन सिंह, आप सबका मेजबान। आप सब प्रसादे शक्को, साथ साथ में बातें भी होती रहेंगी। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए खामोश हो गया। सब खाना खाने लगे। वो कहता चला गया, कभी मैं भी आप लोगों की तरह मैदान में था, अब नहीं। इस तरह मैदान में नहीं हूं, मगर अपने धर्म के लिए शहीद होना तो हर सिख का धर्म है ना जी। बिल्कुल ये तो है, बलदेव ने कहा। मैं असल मकसद की तरफ आता हूं। ये जो संदीप कुंवर वाला मामला बना है, इसने हमारी आंखें तो खोल दी। सिखने को ये लोग धीमत की तरह चाट जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। उनकी हिम्मत देखो। ये सिख सोच को ही खत्म करके जान लड़ा रहे हैं। खैर ऐसा हो तो नहीं सकता और ना ही हम ऐसा होने देंगे। तुम सबको यहाँ इकट्ठा क्यों किया गया, मैं ये बताना चाहता हूँ। हाँ ये बात तो है, अगर कोई काम था तो वो वही जलंधर में ही बता देते। बलदेव सिंह ने कहा, नहीं भाई जी, ये बात नहीं। जैसे ही संदीप कुंवर वाला मामला सामने आया है, उस वक्त सिख बड़ों में बकायदा तय हो गया है कि अब करना क्या है। इसके लिए जत्थे तैयार हो गए हैं। अब हुआ ये है कि जैसे ही बड़ों में तय हुआ, उन्हें मालूम हुआ कि जो टास्क हिंदू और यहूदी ने लिया हुआ है, इसके खिलाफ भी कुव्वत तैयार है। तब ये जत्थेदारी इन्हीं के साथ शामिल हो गई है। अब जो भी करना होगा वहीं से हुक्म मिलता है। किस जत्थे के जिम्मे क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे आज सुबह ये टास्क दिया गया कि जिस तरह भी हो सके हमने संदीप कंवर को अस्पताल से निकाल कर लाना है। वो अब काफी हद तक ठीक है, लेकिन उसकी बीमारी के नाम पर तफ्तीश जारी है। वो लोग इस पर इतबार ही नहीं कर रहे हैं। बाकी 4 सिख वो एक दूसरे जत्थे के जिम्मे हैं। वो इन्हें समझाने वाले अंदाज में कहता हुआ खामोश हो गया। कब जाना है, जसपाल ने पूछा। आज रात।
جیسے ہی اسپتال کے اندر سے ہمیں اشارہ مل گیا، باقی ہم ابھی کچھ دیر بعد امرتسر چلے جائیں گے۔ چنن سنگھ نے کہا، اوکے، پلان کیا ہے؟ جسپال نے گہری سنجیدگی سے پوچھا تو وہ انہیں بتانے لگا۔ وہاں سے ہسپتال زیادہ سے زیادہ 20 کلومیٹر تک تھا۔ ڈیرے کے باہر مختلف گاڑیاں کھڑی تھیں۔ جسپال سنگھ ایک ہیوی بائک پر بیٹھ گیا اور اس کے پیچھے بچن کور آن بیٹھی۔ وہ وہاں سے سیدھے گیٹ کی طرف نکلا اور پھر چلتا چلا گیا۔ باقی سب پلان کے مطابق آ رہے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ ہسپتال کی پارکنگ تک جا پہنچے۔ اس نے بائک پارکنگ میں نہیں لگائی بلکہ کچھ دور ایک طرف لگا دی۔ بچن کور بائک کے قریب ہی رک گئی۔ جسپال نے چابی اسے تھمائی اور خود اندر کی جانب بڑھ گئے۔ رات ہونے کی وجہ سے ہسپتال میں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے۔ روشنی بھی کم تھی۔ زائد لائٹیں بجھا دی گئی تھی۔ ڈاکٹر اپنے سٹاف سمیت راؤنڈ لگا چکا تھا۔ ایک طرح سے سکون تھا۔ سندیپ کور 2 دن تک انتہائی نگہداشت وارڈ میں رہی تھی۔ اس کے بعد اسے ایک پرائیویٹ کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا جہاں اس کی نگرانی ہو رہی تھی۔ اس کے پاس کافی لوگ ہوتے تھے لیکن اس وقت کمرے کے باہر 2 گارڈز تھے۔ اندر 2 خواتین تھی جو نرس کے روپ میں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔